हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके घर क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक हाई वेटेज चैप्टर है, चाहे नीट एस्पिरेंट देखें चाहे जेई एस्पिरेंट देखें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में फॉर्मूला भी कवर करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जिनके ऊपर सेशन रीजन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे, और साथ में जो कुछ एसआईपी स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, कभी भी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो फटाफट से शुरू करेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है, वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझने के लिए। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके आप बता सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। करंट करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई डी टी। अगर हमारे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब चार्ज फ्लो कैसे निकाला जाता है बेटा? आई डी टी डिवाइड बाई डी टी से। आई डी टी, अगर हमें आई और टी के बीच में ग्राफ गिवन हो बेटा तो हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन आई डी टी या फिर एरिया अंडर आई टी कर्व डिवाइड बाय टाइम। क्लियर है बेटा यहां पर? ओके। यूनिट है एसआई यूनिट, एम्पियर है, डायमेंशनल फॉर्मूला ए है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि चार्ज छोटी यूनिट है, चार्ज से हम करंट लिखते हैं तो चार्ज को फंडामेंटल समझ लेते हैं। नो, 7 फंडामेंटल यूनिट है, उनमें एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। स्केलर है। वेक्टर चैप्टर का जो वन शॉट था उसमें हमने बात करी थी कि ना तो ये प्योर स्केलर है ना ही प्योर वेक्टर है, टेंसर है, बट मोस्टली क्योंकि जो एडिशन है वेक्टर की वो एक अलजेब्रिक सम है, इसलिए इसे क्या मान लिया जाता है? स्केलर क्वांटिटी मान लिया जाता है। फिर हमारे पास एनसीईआरटी में लिखी हुई ये लाइन है, वही हमने आपके लिए यहां पर रखी है बेटा। क्या कहता है? इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में 2 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरीके का करंट होता है। एवरेज लाइटनिंग, थंडरिंग एंड लाइटनिंग कैरीज करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 10,000 एम्पियर का करंट होता है एवरेज लाइटनिंग में। एट द अदर एक्सट्रीम करंट इन अवर नर्व्स, बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं उसके अंदर जो करंट होता है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर। तो इसके ऊपर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ सकता है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये माइक्रो। अगर आपके पास आ गया, हमें ये तो पता है कि नर्व में करंट होता है बहुत कम, मिली होता है, माइक्रो होता है या नैनो एम्पियर होता है, तभी हेल्पफुल होगा। लाइटनिंग में करंट बहुत हैवी होता है, कितना? 10,000, 10 ऑफ 1000 एम्पियर के ऑर्डर का होता है। तो इसलिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि लाइटनिंग में हमारे पास 10 ऑफ 1000 है, कर नर्व में हमारे पास माइक्रो एम्पियर में करंट होता है। फिर हमारे पास, जैसे हमने कहा, सिर्फ हम फॉर्मूला नहीं बता रहे, ये क्वेश्चन आता है मैग्नेटिज्म में भी काम आता है बेटा, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो v वेलोसिटी से करंट एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल क्या होगा? चार्ज बाय टाइम टेकन। टाइम कितना है बेटा? एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? t। तो यहां टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी होती उसकी टर्म में आप लिखते तो ये आ जाता, स्पीड की टर्म में लिखोगे तो ओमेगा को लिख दो v बाय आर, या फिर टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर बाय वी, लेंथ डिवाइड बाय स्पीड। फिर ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन है बेटा। अगर करंट एक लीनियर फंक्शन हो, जैसे हमने यहां कहा कि एवरेज करंट पूछ लिया जाता है करंट को टाइम का फंक्शन देकर, अगर ये एक लीनियर फंक्शन दिया हो, लीनियर फंक्शन से मेरा मतलब है ये हमारे पास ये t की पावर 1 का फंक्शन हो, जो है लीनियर फंक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशन। ग्राफ कैसा होगा इसका? कुछ इस तरीके से। यहां पर तो 2t+3 है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा बेटा, i वर्सेस t, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर ये t की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है तो आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं कि आपको जो भी टाइम पीरियड दिया हो
उसमें इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू दे देता हूं बेटा, फ्रॉम t0 टू t इक्वल टू 2। आपको मुझे आई एवरेज कमेंट में लिखना है बेटा, आपको ये आई एवरेज कमेंट में लिखना है। क्लियर है? 0 से 2 में इस फंक्शन के लिए ये आप नोट कर लीजिए, 2t+3 वैल्यू पुट करके देखिए, t0 पुट करिए, t2 पुट करिए, फिर उन दोनों का मीन ले लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको इंटीग्रेशन से भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आता है करंट डेंसिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऊपर एरो दिख रहा है बेटा, ऊपर एरो दिख रहा है, अगर नहीं आपको ध्यान में तो आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। क्या होती है? I/A। जब मैं I लिखूंगा तो ये क्या आएगा? J.dA। आपको करंट वेक्टर दे दिया जाता है, करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर दे दिया जाता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। करंट एक स्केलर है, देखिए डॉट प्रोडक्ट से आया है, और ये हमारे पास एक वेक्टर है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा बेटा। आपने वीडियो को लाइक एंड और कमेंट भी कर दिया होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल। कैसे? When no external potential difference is applied, जब हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगाते, ये कंडक्टर है, मैंने बैटरी के क्रॉस नहीं लगाया, देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी क्या जीरो होगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इट इज अ वेक्टर। इट इज अ वेक्टर, क्योंकि जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो रैंडम, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है बेटा, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उन सबका वेक्टर सम जीरो है। बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो एज इलेक्ट्रॉन हैव थर्मल वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन बदल सकता है, स्पीड और वेलोसिटी आपके मार्क्स छीन सकते हैं। अगर उसने कहा कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगाया, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा कंडक्टर में से, तो एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नो, एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ओके, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे तब जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी होती है? E/m टाउ। इसके ऊपर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, किसी बुक ने अलग तरीके से थोड़ा लिखा है, किसी ने ये जर्नल एनसीईआरटी में जो लिखा है हम उसी को फॉलो करते हैं। टाउ यहां पर जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है बेटा। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू किस ऑर्डर की होती है? जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, अब देखो समझने वाली बात है, कभी कभार ऐसा होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया आपके पास न्यूमेरिकल, जिसमें सारा डाटा दिया, आगे चलकर देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। अब बच्चा उसको सॉल्व करने बैठ गया, 2.5-3 मिनट लगे, क्योंकि सारी डिटेल में वैसी चीजें होंगी। और अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन सिर्फ एक है जिसमें ये इस ऑर्डर का है, 0.1 mm, 0.2 दे दिया, 0.15 दे दिया, इस ऑर्डर का है, 1.5 × 10⁻⁴ दे दी। सिर्फ एक ऑर्डर है, बाकी कोई मीटर में है, कोई किलोमीटर में है, कोई जा तो फिर 10⁻⁷ में है। तो बस फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमेशा ड्रिफ्ट स्पीड इस ऑर्डर की आएगी। टाइम कम है, पेपर में आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं, इस क्वेश्चन को आपने सर्कल कर दिया कि बाद में करूंगा, तो आप इस पे जा सकते हैं। अगर ऐसी एक ही ऑप्शन है, अगर 2-3 आ गई, 0.1, 0.2 mm/s, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन है नहीं बचेगी बेटा। बट अगर एक ही ऑप्शन है इस ऑर्डर की तो बिंदास मार्क कर देंगे, हमेशा ड्रिफ्ट स्पीड इसी ऑर्डर की रहती है। समझ रहे हैं? तो ये है एडिशनल टिप बेटा। ऐसी टिप से ही आप कंपटीशन में अपना पेपर टाइम रहते सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभार बच्चे कहते हैं जी मेरा पेपर छूट गया, और साथ वाला कहता है मेरा तो हो गया था 40 मिनट में, 50 मिनट में। तो फर्क कहां आता है? ऐसी अप्रोच में फर्क आता है, जो मैं हर वीडियो में आपको, हर जो मैंने नीट पीवाईक्यू के सॉल्यूशन किए हैं, जेई मेन पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं, सभी सॉल्यूशन में मैंने ऐसी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपको बताएंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, SIP, करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैग्नेटिक फील्ड में भी जो हमने मैग्नेटिज्म का वन शॉट रिकॉर्ड किया था, उसमें भी हमने ये बात करी थी कि एक करंट कैरिंग जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो इसकी सराउंडिंग में
फील्ड ये 0 होता है और उल्टा बोल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा 0 और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है नॉन जीरो, एक करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में। अगर आप चाहें तो यहां ये फिर से आप ऐड ऑन कर सकते हैं बेटा, आप यहां पर एक फिर से ऐड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा ये वायर बनाने में आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। यहां पर अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है बेटा, तो इसके आउटसाइड फील्ड क्या होगा 0, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा नॉन जीरो। ओके, करंट कैरिंग वायर के अंदर अंदर अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और थिक कर दूं, लिखने के लिए जगह बन जाएगी, ठीक है। अंदर अगर आप देखेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड 0। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें हमें कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी में फंसते हैं बच्चों। फिर आता है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बट व्हेन फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड पाथ इज कर्व, पाथ कर्व हो जाएगा। क्यों? वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, टकरा के बेंड हो जाएगा, फिर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, इसका पाथ ऐसा होगा। तो ये जब हमने फील्ड लगा दिया तो पाथ कैसा होगा कर्व्ड। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। फिर ये बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा कि एवरेज वेलोसिटी जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। तो अगर ये कंडक्टर की लेंथ L है, इस इलेक्ट्रॉन को A से B जाने में कितना टाइम लगेगा? लेंथ डिवाइड बाय एवरेज स्पीड, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A टू B। अब ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, टेस्ट सीरीज में आ जाता है, तो बच्चों को समझ नहीं आता यार एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पर जाएगा, वो तो बीच में इधर उधर कोलिजन करता रहेगा, टाइम कैसे निकालेंगे? भाई ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ओके, क्लियर है बेटा? तो बस हमारी इस मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, मोटिवेशन हमारी बिल्कुल लो हो गई है कि आपके लिए फटाफट से वीडियो डालें। कुछ 5, 7, 10 बच्चे हैं जो कह रहे हैं रेगुलरली के साथ डेली वीडियो डालो, तो यार लाइक तो नहीं करते, क्या करूं मैं? लाइक करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ व्यूज आए तो हमें भी लगे यार कि कुछ बच्चे देख रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है, तो हम भी फटाफट रेगुलर ये वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाए। सॉरी बेटा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, मैं इसलिए कल भी वीडियो नहीं डाल पाया, बट फिर भी जैसे थोड़ी सी ठीक हुई दवाई लेके आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं। तो करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन होता है? NEAVD। यहां ध्यान देना है, मैंने बहुत स्पेस देकर लिखा है, कभी कभार बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये N क्या है? N है नंबर डेंसिटी, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया, V इज द ड्रिफ्ट स्पीड। अब इसमें ये एक रिजल्ट है जो आप न्यूमेरिकल में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइम सेविंग और मार्क्स सेविंग हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो हो सकता है काफी बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। एक लेंथी दिखने वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन में ये आ जाता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमें ये करंट निकालना होता है, जो ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी होती है, करंट दिया होता है। उस केस में अगर आप ध्यान से देखें, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक जो ये मोलिकुलर मास है, एक मोल का जो मास है उसमें एवोगैड्रो एटम होंगे, तो इतना मास इतने इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है? वो इतना। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम हो गए और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो गए। तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास, और ये क्या है हमारे पास? मास डेंसिटी, kg पर मीटर
क्यू, ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, केजी पर मोल, एक मोल का जो मास होता है बेटा। क्लियर है। तो मोबिलिटी, इसमें नेक्स्ट टर्म होती है मोबिलिटी, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में थोड़ा यूज होता है, इस चैप्टर में कुछ खास यूज नहीं होता है। ये जो एक क्वेश्चन यहां पर आता है, ये वीडी बाई ई दिखता है तो लगता है कि ई के इनवर्सली है, बट ये ई के इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वीडी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ई बेटा। क्लियर है। पीछे हमने माइनस साइन लगाया था क्योंकि हम वहां डायरेक्शन ले रहे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फील्ड के ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉन फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे, यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमें ओम्स लॉ, सबको मालूम है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ये हमें क्या बताता है बेटा, ये हमें बताता है कि अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो उसमें करंट बढ़ता रहेगा। ये इसका स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है तो ये कर्व कैसी होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन कर्व हमारे पास होगी। अब यहां पर ये I वर्सेस V है तो इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, di बाई dv, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 बाय r। मैं इसको पूरा लिख देता हूं यहां सो दैट कोई गलती ना लगे। अगर ये V वर्सेस I ग्राफ होता, V वर्सेस I, तब स्लोप R के प्रोपोर्शनल हो जाती। क्लियर है। फिर देखते हैं ओमिक कंडक्टर बेटा। ओमिक कंडक्टर हमारे पास किन कंडक्टर को कहा जाता है, जिनके बीच में ये जो रिलेशन है, वेरिएशन है, ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। नॉन ओमिक कंडक्टर किनको बोलते हैं बेटा, उनको जो ओम लॉ ओबे ना करे और जिनके बीच में नॉन लीनियर VI वेरिएशन हो बेटा। जैसे यहां पर ये नॉन लीनियर VI वेरिएशन है, यहां पर भी नॉन लीनियर है। ये किसका है बेटा, सेमीकंडक्टर का, ये एक जर्नल बनाया गया है। यहां पर अगर आप देखें, यहां स्लोप पॉजिटिव, रेजिस्टेंस पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो L अपॉन A, यूनिट होती है ओम, सिंबल होता है ये, और ये हम सर्किट में यूज करते हैं। L लेंथ है, A एरिया है। इसके दो और फॉर्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं बेटा। कब, स्पेशली हम तब यूज करते हैं व्हेन वॉल्यूम रिमेन सेम, व्हेन वॉल्यूम रिमेन सेम, और ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। मेनली ये कब यूज होते हैं बेटा, जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी वायर को टू चेंज इट्स लेंथ और एरिया बेटा। ओके, रो क्या होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, रो होता है R के बराबर व्हेन L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1। इसी तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया। जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, रो डिपेंड करता है मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, वेयर एज आर डिपेंड ऑन मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। आपको ये समझना है, जो रेजिस्टेंस है ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, और मटेरियल किसकी, रो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। अगर उसने कह दिया कि 2 वायर ऑफ कॉपर, तो इसका मतलब कॉपर है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम। लेंथ और एरिया अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। समझे। फिर ये वाला फॉर्मूला बहुत बार कंपटीशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, स्पेशली मैट्रिक्स मैच में। m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर डेंसिटी, e चार्ज, t टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। फिर आ जाता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बेटा। ये क्या बोलता है, J इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, विच इज इक्वल टू 1 बाय रो। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ J एंड E इज सेम, इसे माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोल देते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या बदलता है कि रेजिस्टेंस बदल जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर डेंसिटी इंक्रीज होती है और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, वो इन दोनों के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब n कह रहा है ये बढ़ गया तो ये कम होना चाहिए, ताऊ कह रहा है मैं कम हो गया तो ये बढ़ना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी, अपोज करते हैं इफेक्ट। कंडक्टर में
टाउ का इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। ये ज्यादा डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगी। सेमीकंडक्टर में नंबर कम थे, फ्री इलेक्ट्रॉन कम थे, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ गए, तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जनरली हम वेव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, किसी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये होती है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे बोला जाता है रेफरेंस टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी। यहां टेम्परेचर किस में लेना है, सेल्सियस में। थर्मोडायनेमिक्स में हम केल्विन में लेते थे बहुत जगह, यहां टेम्परेचर किस में लेना है बेटा, सेल्सियस में। यही फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का है। बट अगर स्मॉल चेंज है, आपको कुछ इस तरीके का डाटा दे दिया कि रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज हो रही है, स्मॉल चेंज परसेंटेज वाइज इन आर एंड रो। किसमें स्मॉल चेंज बेटा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अगर बहुत कम चेंज हो रहे तो बेटा उस केस में ये R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आप यहां पर लिख सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर के कोरोस्पोंडिंग चेंज इन रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? ये कब लगाना है, इन जर्नल। और ये कब लगा सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस पे गिवन है, दूसरे पे निकालनी है, जब चेंज छोटी हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर रेजिस्टेंस पहले 10 ओम थी, ये 11 हो गई, समझ रहे, तो चेंज कम है, 10% चेंज है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बट पहले ये 1 ओम थी, ये 2 ओम हो गई, अब चेंज तो 1 ओम है, बट ये 1 ओम किस में थी, 10 में। यहां भी चेंज 1 ओम है, बट किस में है, 1 में। यहां चेंज कितनी थी, 10%, यहां चेंज कितनी है, 100%। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये वाला लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको सोचना होता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला इन दोनों में से अप्लाई करना है। फिर ये हमारे पास कर्व है बेटा, जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैं थोड़ी सेट कर देता हूं, नहीं तो पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे तो ये कट जाएगी। ठीक है, ये बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं कि भाई हमें सर ने बताया था कि ये लीनियर फंक्शन होगा टेम्परेचर का, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो कॉपर के लिए वो ये वाला ग्राफ मार्क कर देते हैं। नहीं बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है कॉपर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा बेटा। और ये ग्राफ जो है वो नाइक्रोम का है। नाइक्रोम के साथ साथ यहां एनसीईआरटी में 2 और अलॉय के बारे में बात की गई है। नाइक्रोम क्या है, अलॉय, मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्लियर है। दूसरा, वेरी वीक डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसकी जो चेंज है वो बहुत कम है। 2 और के बारे में कहा है, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, इन दोनों की भी सिमिलर प्रॉपर्टी है। देयर रेजिस्टेंस वैल्यू वुड चेंज वेरी लिटिल विद द टेम्परेचर, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, यहां जो चेंज है वो बहुत कम है और यहां टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी ये ग्राफ देखेंगे। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। फिर ये हमारे पास एसआईपी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। एसआईपी का हमारा सिंपल मतलब है कि जो आपको याद होनी चाहिए, आप रिस्क ले नहीं सकते इसको छोड़ने का, क्योंकि इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा, जिसको ये रिजल्ट याद होंगे वो तो 10-15 सेकंड में करके पार, जिसको नहीं पता वो बैठ के 2.5-3 मिनट लगाएगा, फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आंसर सही आएगा। ये क्या है, इक्विवेलेंट अल्फा। अल्फा क्या था यहां, कोफिशिएंट बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज। ठीक है, तो अगर ये 2 रजिस्टर सीरीज में हो, अगर 2 रजिस्टर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट अल्फा ये होगा बेटा। अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट अल्फा ये होगा। दोनों सेम लग रहे हैं, नहीं है। यहां R1 अल्फा 1 है, यहां R1 अल्फा 2 है, R2 अल्फा 1 है, R2 अल्फा, दोनों सिमिलर हैं, बट ये बहुत ही इफेक्टिव वैल्यू है। ये टेस्ट में मैं अक्सर क्वेश्चन डालता हूं। स्पेशल केस बेटा, अगर हमारे पास R इक्विवेलेंट डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर हो, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में 2 रॉड वाला था कि देयर डिफरेंस डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, यहां आ जाता है कि 2 रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, देयर नेट रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, तो अल्फा इक्विवेलेंट क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे बेटा। बात समझ में आई? अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बेटा, क्योंकि हमारी मोटिवेशन लो हो रही है, लाइक उतने आ नहीं रहे जितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जितना बच्चे प्रेज कर रहे हैं कि वीडियो अच्छी जा रही है, उतने लाइक्स नहीं आ रहे हैं। लाइक कर दीजिए, दबा के कर दीजिए बस, फिर देखिए मैं भी आपको दबा के डेली वीडियोस कितनी सारी देता हूं। ये हमारे पास कुछ रेयर, ये रेयर है बेटा, ठीक है, रेयर कम क्वेश्चन आते हैं। होलोस्फीयर दिया जाता है, होलोस्फीयर जिसका इंटरनल रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, ये इसकी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी रो है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या लिखोगे बेटा, ये होती है रो L अपॉन एरिया। लेंथ क्या हो गई इन दोनों के बीच का गैप, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करता है बेटा, रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो करता है, रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो करता है बेटा। तो एरिया क्या होगा, स्फीयर का होता है 4πr²। यहां दो रेडियस हैं तो r² की जगह मैंने क्या लिख दिया, R1R। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। समझे, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आता है ट्रंकेटेड कोन और स्लैंट रोड। जेई वाले तो समझ सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, नीट में इंतजार है ये क्वेश्चन कब पूछा जाएगा बेटा। नीट में मुझे लगता है जिस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, जल्द ही नीट वालों को भी इसके दर्शन होने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यहां मैंने एक हाई पोटेंशियल लगा दिया रॉड का, यहां हमने एक लो पोटेंशियल लगा दिया बेटा, करंट जा रहा है हाई से लो। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जब आप इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे कहीं पे भी इंटीग्रेशन है खतरनाक वाली, देखते ही ऐसा लगता है छोड़ दें क्या, बट ये रिजल्ट बड़ा प्यारा है। क्या होता है, रो L अपॉन ए। एरिया क्या होगा इस केस में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है करंट के परपेंडिकुलर, तो πr²। दो रेडियस हैं बेटा, तो स्क्वायर की जगह क्या कर दो, R1 R2 कर दो। जय माता दी, रिजल्ट याद हो गया बेटा, बात समझ रहे हैं, रिजल्ट याद हो गया। इसमें भी एरिया क्या था, 4πr², स्क्वायर की जगह R1 R2 कर दिया। इसमें भी एरिया क्या था, πr², स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, R1 R2। बन गई बात, रिजल्ट याद हो गए, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पार, जो 2.5-3 मिनट में भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होती। फिर ये एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसी ट्रंकेटेड कोण में अगर ये कुछ करंट फ्लो कर रहा है, एक साइड पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक साइड पे नेगेटिव, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा, तो क्या चीजें कांस्टेंट रहेंगी, क्या मतलब ये मैट्रिक्स मैच भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है कि किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। करंट कांस्टेंट रहता है, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, बट करंट डेंसिटी I अपॉन ए, एरिया बढ़ता जा रहा है इस तरफ, तो करंट डेंसिटी कम होगी। करंट डेंसिटी कम होगी तो ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि ये भी क्या होती है, NEAVD, तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी डिक्रीज करेगी। फील्ड J इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, सिग्मा कम होगा तो E भी कम होगा, तो ये तीनों कम होंगे। फिर आता है आइडियल बैटरी। कई बार बच्चे ये कह सकते हैं सर ये क्या बता रहे हो यार, ये तो हम लोगों को आता है, बट कमाल की बात पता है क्या है, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद भी मैं कई बार बच्चों से सिर्फ यही पूछ लेता हूं और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों को नहीं पता कि बैटरी का पोटेंशियल 40 वोल्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। मैंने एग्जांपल भी लिया है इस वजह से, सिंपल लिखकर नहीं छोड़ा कि अगर ये 40 है, अगर मैं इसको 40 लिख दूं तो ये क्या होगा, 0, क्योंकि 40 माइनस 0 इज 40। अगर ये 60 है तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, 20, क्योंकि 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। अगर ये 0 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, -40, क्योंकि 0 माइनस -40 बिकम्स +40। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा। तो ये पता होना चाहिए, बैटरी का पोटेंशियल डील करना आना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चन में ये हमारे काम आता है, स्पेशली जिसमें केवीएल या नोडल मेथड लगते हैं बेटा। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सबको मालूम होता है, सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा दोनों में से, पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों पे, V, इस पे भी क्या रहेगा, V, बट करंट अलग अलग हो सकता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। सीरीज में फॉर्मूला R1 R2 ऐड होते जाएंगे, पैरेलल में इनवर्स ऐड होते जाएंगे। सीरीज में ये जो इक्विवेलेंट है ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, क्योंकि सभी ये पॉजिटिव होंगे, सबसे बड़े वाले में कुछ और ऐड हो जाएगा तो टोटल ये हमेशा बड़ा रहेगा।
पैरेलल वाले में ये हमेशा क्या रहेगा, छोटा। कई बार क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आ जाता है जिसमें हमें इसके ऊपर बेस्ड ही आंसर करना होता है। आपने भी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि हमें सिर्फ इसके बेस ही आंसर करना होता है। जैसे अगर आपके पास आ गया कि 6 है और एक 8 है, इन दोनों को मैंने पैरेलल में नहीं, ऐसे क्वेश्चन आता है, मेरे को याद आ गया क्वेश्चन, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा 2-3 मिनट की बात है। कहता है एक R1 है, एक R2 है, R1 ग्रेटर देन R2 है। मेरी बात समझ रहे? और कहता है इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, तो बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा। अब इक्विवेलेंट हमें ये तो पता है कि इक्विवेलेंट R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा, बट यहां एक बात और पूछ ली जाती है कि इनके हाफ में से किसके हाफ से छोटा होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, उस केस में 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से आपको ये चीजें लिख लेनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये 1/R1 बड़ा, R1 बड़ा है तो 1/R1 1/R2 से छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर 1/R1 की जगह पर 1/R1 है, R2 की जगह पर मैं R1 लिख दूं तो ये हमारे पास इससे छोटा हो जाएगा। बेटा क्या ये बात समझ में आई? यहां पर अगर मैं R1 लिख दूं, ये वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, और ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट R1/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और वहीं R2 के साथ होता तो उससे बड़ा हो जाता। तो बाय 2 वाला जो कंसेप्ट होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होता है बेटा। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसको छोड़ देता हूं, जो बच्चे PYQ से PDF से रिवाइज करेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये R इक्वलेंट किससे छोटा हो गया, R1/2 से छोटा हो गया। मैं इसको यहां छोड़ देता हूं एक्स्ट्रा। ओके, इस टाइप से भी हमारे पास डायरेक्ट इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा बेटा फिर से, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये तो सेम ही था, तो ये वैल्यू छोटी हो गई इससे, है ना। तो रिवर्स करोगे तो ये साइन फिर से बदल जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, n इक्वल रजिस्टर के लिए क्या होता है, NR, और इनके केस में क्या होता है, R/N। करंट सेम है तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू R। ये बच्चे लिखने में कितनी गलती करते हैं भाई, नीट में, जेई में कितनी ही बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है ना। अगर आपने PYQ वीडियो देखी होगी तो उसमें ये कहता है एक ये क्वेश्चन है, एक यहां रजिस्टर है, यहां रजिस्टर है ना, इसकी और इसकी रेशो बताओ, इसकी और इसकी रेशो बताओ करंट की। तो पैरेलल में और सीरीज में कैसे याद रखना है, करंट तो सेम है बेटा, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू R, तो V1 जो होगा वो R1 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो किस में बटेगा, R1, दोनों में बांटना है तो दोनों को डिवाइड कर दो इंटू V। और पैरेलल में V सेम है तो I इनवर्सली है, तो जब मैं 1 देखूंगा तो ऊपर रजिस्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब मैं 2 देखूंगा तो ऊपर रजिस्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे बेटा? तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर आता है किरचॉफ्स लॉ। 2 लॉ हैं बेटा, KCL, KVL। करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसे हम जंक्शन लॉ एंड नोडल मेथड भी कह देते हैं बेटा। जितना करंट आएगा उतना जाएगा, यही है। और जो न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं कि सभी डायरेक्शन से अगर हम नेट करंट ले आए तो नेट करंट एंटरिंग और लीविंग का सम क्या हो जाएगा, 0। इसे बोल देते हैं नोडल मेथड। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आता है बेटा, जब हमारे पास तीनों डायरेक्शन में आप करंट भेज देंगे तो उनका सम क्या हो जाएगा, 0। और ये स्पेशल केस है, अगर ये तीनों रजिस्टर सेम हो तो जंक्शन पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन तीनों टर्मिनल का सम डिवाइड बाय 3। और ये कहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कंडक्शन में। ये कहां इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वहां 3 रॉड को जोड़ा जाता है और बीच में जंक्शन पे टेम्परेचर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इन कंडक्शन।
वहां अक्सर ये 3 टेम्परेचर दिए होंगे, तीनों रॉड आइडेंटिकल दी होंगी, तो तीनों टेम्परेचर डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आपके पास जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। फिर आता है केवीएल, लूप लॉ भी बोल देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिर्फ इसी बात के ऊपर पूछे गए हैं। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट इन अ क्लोज लूप इज 0। क्लोज लूप में सभी का सम, सभी एलिमेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 होगी। मैंने यहां लूप के ऊपर ये नहीं लगाया, क्यों? यहां पर प्लस को प्लस लिख दो, माइनस को माइनस लिख दो, तब भी आंसर आ जाता है क्योंकि इधर 0 है। बट मैंने आपको ये लगाकर दिखाया ओपन लूप पे, यहां गड़बड़ हो जाती है। नीट 2025 में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, जेई मेन में तो काफी सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। ओपन लूप, बीच में कैपेसिटर इंडक्टर भी लगा दिया जाता है। जब हम ईएमआई रिकॉर्ड करेंगे तो वहां बीच में इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगाकर आपको ये क्वेश्चन कर कर दिखाएंगे बेटा। अब यहां पर जो कुछ जगह पर मैंने ये देखा है, कुछ टीचर यहां पर लूप के केस में वो बोल देते हैं नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव लगा दो यार, पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव लगा दो। बट जब ओपन लूप पे लगाओगे तो फर्क पड़ेगा बेटा, प्लस माइनस का। आपके मार्क्स प्लस की जगह माइनस हो सकते हैं अगर आपने यहां प्लस की जगह माइनस नहीं लगाया बेटा। ओके, तो यहां से अगर ए से बी इधर करंट जा रहा है बेटा, तो मैं ए से चलूंगा। यहां जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में करंट जिधर जाता है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। करंट की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। प्लस आया तो क्या लिखोगे? माइनस आई आर। यहां बैटरी का ये लाइन डिसाइड करती है, छोटी लाइन नेगेटिव, बड़ी पॉजिटिव। तो यहां क्या आ गया? नेगेटिव आया था तो प्लस आ गया। फिर ये करंट इधर जा रहा है तो इस रजिस्टर में ये करंट डिसाइड करेगा। करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस R2। यहां बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है तो यहां माइनस I2। फिर करंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, करंट कहीं बढ़ तो रहा नहीं, तो करंट ऐसे ही जाएगा बेटा सीरीज में। करंट इधर जा रहा है तो फिर ये प्लस ये माइनस, तो ये आ गया और कहां पहुंच गए? बी तक, तो इक्वल टू बी। ये माइनस इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहां पर करंट ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये हाई पोटेंशियल था, ये नेगेटिव था, तो जब ए से बी यहां तक पहुंचे तो इतना पोटेंशियल कम हो गया, इसलिए यहां पर ये माइनस साइन आता है। लॉजिकल है, कोई ऐसा नहीं कि तुक्का है। कंसेप्ट वाइज जब प्लस पहले आएगा तो माइनस लिखेंगे। दूसरा बात, मैंने ये जो डायग्राम ली है इसमें एक खास बात ये है कि आपको ये जो साइन है रजिस्टर का, ये बैटरी के हिसाब से नहीं लेना कि सर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैंने इंटेंशनली ये दोनों बैटरीज ऐसे ली हैं और ये दो रजिस्टर लिए हैं, सो दैट आपके दिमाग में ये बात बैठे। कहीं ये मत देख लेना नेगेटिव के साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है। तो यहां नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है। तो ये जो रजिस्टर का साइन है वो करंट डिसाइड करेगा। करंट रजिस्टर में अगर जिस तरफ करंट जा रहा है, रजिस्टर में करंट हमेशा किधर से किधर जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये रजिस्टर है, ये ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? रजिस्टर के अक्रॉस जो साइन है वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं बेटा। क्या होता है इसमें? जिस तरफ से ये करंट जा रहा है बेटा, एंटर कर रहा है, वहां से ये 2 में बटेगा, फिर वो आगे 2 के साथ लगे हुए होंगे। ठीक है, बीच में इन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें इस ब्रिज को बैलेंस कब कहा जाता है? जब इनकी रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो। चाहे आप दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस कर दें, या फिर इन दोनों के डिवीजन और इन दोनों के डिवीजन कर दें, एक ही बात है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तब उस केस में क्या होगा? इस एक्स और वाई का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? सेम होगा और गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि इसमें से करंट क्या हो जाएगा? 0। अगर इसमें से कोई करंट नहीं है तो आप इसको 2 केसेस की तरह डील कर सकते हो। अगर पोटेंशियल सेम है तो आई कैन रिप्लेस द गैल्वेनोमीटर विद अ स्ट्रेट वायर। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो स्ट्रेट वायर से ज्वाइन कर सकते हैं। केस 2, इनमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इस कनेक्शन को हटा दो,
ये किसी काम का ही नहीं है, तो हम यहां से बीच में से कनेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, क्या अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दो, कि यहां आप बैटरी ले आओ और यहां आप गैल्वेनोमीटर, तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पे कोई इफेक्ट आएगा? तो आंसर आता है नो। बैटरी आर इंटरचेंज देन ऑल्सो ब्रिज रिमेन बैलेंस्ड, नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग कंडीशन। ये एक स्पेशल क्वेश्चन आता है क्रॉस सिमेट्री का, जेई मेन वाले बच्चों को तो ये रिजल्ट याद करना होगा। नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन कभी नहीं देखा गया। हाँ, बोर्ड में कभी कभार क्वेश्चन आता है, केवीएल से सॉल्व करने के लिए बोलता है, 1.5-2 पेज का सोल्यूशन बनता है। ठीक है, या तो इसे केवीएल से करेंगे 3 इक्वेशन बनाकर, या फिर इसे स्टार डेल्टा मेथड से करेंगे। स्टार डेल्टा मेथड अब जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसकी कोई एप्लीकेशन बची नहीं है, तो ज्यादातर केवीएल लगाकर ही सॉल्व करते हैं। बट आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं बेटा। ये है क्रॉस सिमेट्री, R1 R1 इधर है, R2 R2 इधर है, इसलिए इसे क्या कहा है? क्रॉस सिमेट्री। बीच में R3 सेम और अलग कैसा भी हो सकता है। अब इसके लिए क्या होगा? R1 R3 R2 R3 प्लस 2 R1 R2 इस तरीके से, फिर R1 प्लस R2 2 R3। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं बच्चों। फिर आती है सिमेट्री बेटा। सिमेट्री जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किसी बच्चे के मैंने ऊपर सारा कुछ खुद ही लिखा है, ये सारे नोट्स, बट ये बच्चे से मैंने किससे लिए थे? क्लीन एंड नीट एंड क्लीन नोट्स बेटा। मैं सोच रहा था कि उसमें से ही आपको दे दूं, बट बच्चों ने शॉर्ट नोट्स थोड़े कॉम्पैक्ट बना रखे थे। मुझे लगा कि उतने कम शॉर्ट नोट से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी एडिशनल बातें हैं जो मुझे बच्चों को कन्वे करनी पड़ेंगी, तो इसलिए इसके नोट्स मैंने सारे खुद ही बनाए हैं। बट ये मनीष हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो भी एमबीबीएस कॉलेज में अभी, उन्होंने मेरे को ये नोट्स बनाकर सेंड किए थे बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, आपने हेल्प करी। बट मैंने ये खुद से सारे लिखे क्योंकि शॉर्ट नोट्स में कंटेंट उतना था नहीं जितना मैं बच्चों को देना चाह रहा था। मिनिमम टाइम में मिनिमम कंटेंट नहीं, मैक्सिमम कंटेंट देना हम आपको बच्चों को चाहते हैं। बस वीडियो को लाइक जरूर करते रहें बेटा। नेक्स्ट सिमेट्री बेटा, 2 तरीके की सिमेट्री होती है, ए और बी। यहां से इनपुट आ रहा है बेटा और यहां आउटपुट जा रहा है, तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको सिमेट्री दिख जाए, इन लाइन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग है, अगर ये आपको सिमेट्री दिख जाए बेटा, तो ये जो नोड होंगे सिमेट्रिकल नोड, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर इनका पोटेंशियल सेम हो गया तो बीच वाली वायर को आप शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वहीं एक और सिमेट्रिक लाइन होती है बेटा परपेंडिकुलर सिमेट्री। अगर ये ए है, ये बी है बेटा, इन ए और बी की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर किसी लाइन पे अगर आपको सिमेट्री मिल जाए तो आप इस सिमेट्री के अबाउट करंट सेम रख सकते हैं। जो इसके मिरर इमेज आर्म है उसमें करंट क्या रख सकते हैं आप? सेम रख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास 2 होती है। क्वेश्चन इनके ऊपर कम है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो ज्यादा टाइम इसको मैंने वन शॉट में नहीं दिया। एक रिजल्ट आप याद रख सकते हैं कि अगर ये क्यूब है और इस क्यूब में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हैं सभी आर्म में, सभी आर्म में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हैं, तो इक्विवेलेंट बेटा बॉडी डायगोनल के क्रॉस ए बी के क्रॉस 5/6 है, फेस के क्रॉस 3/4 है और एज के क्रॉस 7r/12 है। अब याद रखने के लिए अगर आप इसको याद रख लें तो बाकी याद रह सकते हैं। ऊपर और नीचे 2 से माइनस कर दो बेटा, और यहां पर ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ये 5 और 6 है, दूसरा कि ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यहां भी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यहां भी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 6c/5, 4c/3, 12c/7। ओके, फिर आता है शॉर्ट सर्किटिंग बेटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी सारे क्वेश्चन में ये शॉर्ट सर्किटिंग आने लग गया है। क्या कह रहा है इसमें? अगर किसी रजिस्टर के दोनों एंड सेम वायर से जुड़े हों, तो अगर मान लो ये यहां पर B है, यहां पर भी B हो गया, यहां पर भी B हो गया, तो ये दोनों पोटेंशियल क्या हो गए? सेम, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने इसे रिमूव किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर दिखाई देते हैं बेटा। फिर ये हमारे पास नोडल ये मेथड आ जाता है, नंबरिंग मेथड जिसे हम बोलते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दी होती है, नंबरिंग करके आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। कैसे? ये ए के साथ ए जुड़ा है बेटा, आगे रजिस्टर आ गया तो छूट गया, यहां साथ बी के साथ यहां बी था, आगे रजिस्टर आ गया छूट गया। जितने नोड हैं उसको कोई नंबरिंग दे लो, एक्स वाई 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं। अब आपको देखना है ए से एक्स एक है, ए से वाई दूसरा है, तो ए से एक्स ए से वाई बेटा, एक्स और वाई में एक है। फिर अगर आप देखें एक्स और बी में है और वाई और बी में है। सबसे पहले आपको ए और बी ऐसे ओपोजिट एंड पे ड्रॉ कर लेने हैं। फिर देखना है ए से दो हैं, चले गए। अब एक्स और बी के बीच में भी एक है, वाई और बी के बीच में भी एक है, ये दोनों मिला दिए। फिर एक्स और वाई के बीच में एक है, तो आपके पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। जब हम इसके जेई मेन पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये नंबर मेथड डिटेल में बताऊंगा क्वेश्चन में अप्लाई करके बेटा। ये शॉर्ट सर्किटिंग पे भी हम काफी जोर देंगे वहां पर। फिर आ जाता है बेटा पावर, है ना। जब मैं पावर वर्ड सुनता हूं तो मुझे केजीएफ का वो डायलॉग सा याद आ जाता है। किस किस को याद है रॉकी भाई का वो डायलॉग, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। उसके बाद क्या बोलता है ना, ये तो पुरानी लाइन है। उसके बाद वाली लाइन क्या है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि वो तो याद होगा, फॉर्मूला चाहे याद ना हो वो जरूर याद होगा। सबने ये KGF2 देखी होगी, है ना। तो बेटा जरूर कमेंट करिएगा, हम भी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट KGF कब आएगी, जरूर देखेंगे। पावर, पावर क्या होती है बेटा, ये होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। I स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर इसे लिख सकते हैं। हीट आउटपुट पावर इंटू dt, पावर इंटू टाइम होता है। अगर पावर वेरिएबल है, कई क्वेश्चन में करंट टाइम का फंक्शन होता है, तो वहां आप I स्क्वायर आर लिखेंगे और dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अगर पावर कांस्टेंट होगी तो पाई P इंटू टी, पावर बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t। ये देखिए मैंने यहां लिखा भी है I स्क्वायर आर dt, क्योंकि कभी कभार I t का फंक्शन दिया होता है तो आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। SIP आते हैं, यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना बेटा। इन जनरल जो भी हमारे पास बल्ब कॉइल कुछ भी होते हैं उनकी रेटेड वोल्टेज सेम होती है। इंडिया में जितने ये बल्ब ज्यादातर बिक रहे हैं होम अप्लायंसेस के लिए, डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए, उनकी रेटेड वोल्टेज 220 ही होगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर और कुछ नहीं दिया तो हम सेम रेटेड वोल्टेज मानेंगे। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो इनके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर दो रजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो इनके क्रॉस करंट सेम है बेटा, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में वो आपको घुमा फिरा के ये पूछता है कि सीरीज में है या पैरेलल में, पावर की रेशो क्या होगी। फिर आता है बल्ब एंड कॉइल, जो मैं आपको बता रहा था। रेटेड वोल्टेज क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज जो आप एक बल्ब के क्रॉस लगाएंगे। अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड से ज्यादा हो जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पी रेटेड क्या है, ये वो रेटेड पावर है जो तब आएगी जब वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होगी, जब मैक्सिमम पावर जो एक कॉइल या बल्ब की आउटपुट होगी। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पावर पता है, हमें रेटेड वोल्टेज पता है, तो V स्क्वायर बाय P कर देंगे तो क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब अगर हमारे पास ये दो बल्ब हैं, दोनों की वोल्टेज सेम है बेटा, तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। फॉर सेम VR जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब यही बच्चे अटकते हैं, यहां पर अटक जाते हैं, सर मैं करंट सेम लूं जब वोल्टेज सेम लूं, क्या सेम लूं सर, मेरे को नहीं पता चल रहा सर, क्या सेम लूं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, मैंने क्या कहा, अगर आपको बोल दिया कि दो बल्ब हैं, आप मार्केट से दो बल्ब लेकर आए, तो उन दोनों बल्ब की एक की पावर ये है, दूसरे की ये है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, तो भाई बाय डिफॉल्ट सेम वोल्टेज लेकर चलेंगे। रेटेड वोल्टेज, ये रेटेड पावर होती है, आउटपुट नहीं। यहां ये जो होती है ये आउटपुट होती है, ये क्या होती है बेटा, आउटपुट पावर होती है। आगे चलकर मैं इनके बीच में आपको बताऊंगा अभी रिलेशन, ये कौन सी होती है बेटा, आउटपुट होती है।
और ये कौन सी है बेटा, रेटेड होती है। ये रेटेड है कि बल्ब के ऊपर जो रेटिंग लिखी है, तो अगर वो कहता है कि मैं 2 बल्ब लेकर आया, एक 10 वॉट का एक 5 वॉट का, उसका मतलब वो रेटेड है। आउटपुट जो आएगी वो डिपेंड करेगी आपने सीरीज में लगाया या पैरेलल में। ओके, व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी और सप्लाई, अब आएगी आउटपुट। पावर आउटपुट किसके बराबर होगी, जो आपने वोल्टेज अप्लाई करी, या जो आपने करंट इसमें से पास कराया बेटा। तो VA स्क्वायर बाय आर, आर को क्या लिख दोगे, VR स्क्वायर बाय PR। तो ये मेरे पास क्या बच गई, पावर आउटपुट किसके बराबर होगी बेटा, VA स्क्वायर, VA बाय VR का स्क्वायर इंटू PR। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर हो जाएगी। क्या ये बात समझ रहे हैं, ये रेटेड है, जो मैक्सिमम आएगी कब आएगी, कब आएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए, व्हेन VR इक्वल टू VA, सॉरी, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज, तो पावर आउटपुट किसके बराबर आएगी, रेटेड पावर। तो रेटेड पावर क्या है, ये वो है मैक्सिमम पावर जो आउटपुट आएगी, कब, जब अप्लाइड वोल्टेज रेटेड के बराबर होगी। समझे, कम लगा दिया आपने अप्लाइड, 200 वोल्ट पे चलाना था, 100 वोल्ट पे चला दिया, आधी वोल्टेज, तो पावर 1/4 हो जाएगी। समझे, तो वो आउटपुट है, वो रेटेड है। रेटेड और आउटपुट में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने ये पूरे डिटेल में लिखा है, ठीक है। इसलिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स खुद हाथ से लिखे आपके लिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कल वीडियो नहीं आई, अरे बेटा पहली तो मेरी तबीयत खराब, दूसरा मुझे नोट्स सारे खुद से लिखने पड़े, तो टाइम बहुत लगा उसमें। तो इफ n आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मैं n आइडेंटिकल बल्ब को सीरीज में लगा दूं, अब इस केस में बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रेटेड बल्ब के रेटेड वोल्टेज के बराबर है। ये अप्लाइड, ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया जाता है। समझे, सारे बल्ब लेकर आए हम मार्केट से, सबकी रेटेड वोल्टेज सेम है, और घर में जो सप्लाई आ रही है वो भी 220 आ रही है बाय डिफॉल्ट। उस केस में पावर आउटपुट ऑफ ईच बल्ब क्या होगी, जितनी उसकी रेटेड पावर थी डिवाइड बाय ईच बल्ब, हर एक की 1/n स्क्वायर। 2 बल्ब लगा दिए 100 वॉट के, सोचा था 200 देंगे, हर एक 25 देगा, टोटल कितनी है, टोटल कितनी होगी, PR/n, टोटल 50 मिलेगी, 200 का 50 रह गया। आए हुए हैं ये क्वेश्चन कंपटीशन में, नीट के हम डिस्कस कर चुके हैं, जेई के 2-3 दिन में करने वाले हैं, आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। मैंने अभी देखे नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। n आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सबकी वही, फिर से अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड, सबकी सेम पावर। अब सबके क्रॉस जितनी वोल्ट पैरेलल है, तो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम, रेटेड के बराबर लगा दी, तो सबकी आउटपुट क्या हो गई, सेम। तो टोटल क्या हो जाएगी, NR। तो अगर आप 100 वॉट के 2 बल्ब लेकर आए कि मुझे रूम में रोशनी ज्यादा करनी है, तो उन दोनों को सीरीज में नहीं लगा देना, कम हो जाएगी ब्राइटनेस, पैरेलल में लगाएंगे। तो घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं वो किस में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, तभी 2 बल्ब लगाने से ब्राइटनेस बढ़ जाती है। फिर ये वाला क्वेश्चन आता है वेरी पॉपुलर, अगर ये 2 बल्ब है, दोनों की V रेटेड क्या है बेटा, सेम है। अगर मैं यहां पर हाईलाइट कर दूं, दोनों की V रेटेड क्या है बेटा, सेम है बेटा, बट पावर रेटेड अलग अलग है और अप्लाइड वोल्टेज रेटेड के बराबर है। तो आउटपुट इन सीरीज, ये आउटपुट है, ये क्या है, आउटपुट किसके बराबर होगी, दोनों की रेटेड पावर डिवाइड बाय दिस, यानी कि सीरीज में उल्टा हो जाएगा, 1/p सम हो जाएगा। यहां पर ये क्या है, ये क्या हो गया, 1/PR1 1/PR2। रेजिस्टेंस ऐड होती है, पावर कम हो जाएगी अगर सीरीज में लगाएंगे। याद रखने का सिंपल फंडा है यार, कि भाई सारे बल्ब पैरेलल में लगे होते हैं घर में, तो 2 बल्ब जलाओगे तो पावर आउटपुट बढ़ जाएगी, तो पैरेलल में बढ़ेगी, सीरीज में कम होगी। तो अगर कम होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बढ़ेगी तो सिंपल सम का फॉर्मूला लगा दो, तो पैरेलल में बढ़ जाएगी ऐड हो जाएगी, सीरीज में कम हो जाएगी तो इनवर्स का सम कर देंगे। जैसे रजिस्टर में था, सीरीज में लगाओगे बढ़ता है तो ये सम हो जाता है, पैरेलल में कम होता है तो ये हो जाता है। समझे, तो बस आपको कम और ज्यादा याद रखना है, रिलेशन तो 2 ही है,
जा तो ये वाला या फिर ये वाला, बढ़ेगा तो ये, कम होगा तो ये। तो दो पैरेलल में बल्ब लगाते हैं घर में, पावर बढ़ जाती है तो ये होगा, सीरीज में लगाएंगे तो कम होगी तो ये होगा। याद रखना बड़ा आसान काम है। वह उसी को यूज करके टाइम के लिए रिलेशन आता है। व्हेन टू कॉइल P1 P2, टू कॉइल ऑफ पावर, यहां क्या वर्ड मिसिंग है, पावर, पावर P1 एंड P2 आर यूज्ड टू बॉयल सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, देन द टाइम टेकन। जब दो कॉइल को अलग अलग यूज किया जाता है तो वो टाइम लेते हैं T1 T2। सीरीज में लगा देंगे, अब भी बाय डिफॉल्ट क्या सेम है, रेटेड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज सेम 220 220 बाय डिफॉल्ट। तो अब सीरीज में लगा देंगे तो पावर कम हो गई तो टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी सेम है। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कम हो गई तो टाइम बढ़ गया तो सम हो जाएगा। पैरेलल में पावर बढ़ गई तो टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया तो कम होने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, इनवर्स का सम। बस याद रखना बड़ा आसान, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा तो इनवर्स का सम, बढ़ेगा तो सीधा सम। बस यही दो फॉर्मूले लगने हैं पावर टाइम रजिस्टर के लिए, याद रख लेंगे बेटा। तो फटाफट से इस बात के लिए लाइक तो बनता है बेटा, लाइक जरूर करें बेटा। लाइक कम करते हो, हमारी मोटिवेशन डाउन कर रहे हो आप लोग लाइक ना करके, ठीक है। बस लाइक दबा के करो, अपने मैक्सिमम दोस्तों को बोलो यार लाइक कर दो, सर को यार सपोर्ट कर दो। बड़े बड़े चैनल की वीडियो तो सब देख रहे हैं और इतना कंटेंट इतनी डिटेल में कोई नहीं दे रहा, सारे टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, उसकी तो कदर करो, लाइक तो कर दो, फिर ही तो मजा है। पता तो लगे कि क्वालिटी विंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग वाले जीत रहे हैं, क्वालिटी देने वाला भी जीत रहा है। काम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। आप भी मेहनत करोगे, आपका अच्छा रैंक आएगा। तो वो चीजें तभी होती है जब हम दूसरे के काम को सपोर्ट करें, लाइक करें, उसको मोटिवेट करें कि हाँ भाई तू अच्छा काम कर रहा है, ये ले, हम तेरे को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। फिर ही जब आप अच्छा काम करेंगे तो लाइफ भी आपको सपोर्ट करेगी, आपको रिवॉर्ड देगी। तो स्पेशल केस क्या है बेटा, दो बल्ब अगर लगा दिए जाएं, ये स्पेशल केस है, मैंने हाईलाइट किए वोल्टेज। यहां अब अप्लाइड वोल्टेज सेम नहीं है, 100 नहीं है, पीछे क्या थी 200 220, यहां भी 220 थी। अब ये 100 है और ये 200 है, डबल है। अगर ये दोनों बराबर होते तो 100 बांट लेते। अब एक छोटा एक बड़ा है तो एक 100 से ज्यादा लेगा, एक 100 से कम। जैसे ही वो 100 से ज्यादा लेगा वो फ्यूज हो जाएगा। तो कौन सा फ्यूज होगा, स्मॉलर बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा वोल्टेज लेगा तो वो फ्यूज हो जाएगा। तो लेसर रेटेड पावर बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। पावर की जगह वोल्टेज भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, लेसर रेटेड पावर और वोल्टेज, वॉट विल गेट फ्यूज। बेटा समझ रहे हैं, ये 100 है, ये भी 100 है और ये क्या है 200, इसका ध्यान रखें। फिर ये क्वेश्चन बड़ा रेयर है, बहुत कम जगह, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने ये क्वेश्चन देखा होगा फ्यूज वायर का। मैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में एक बार तो ये पक्का डालता हूं, क्योंकि पता नहीं किस बार ये कंपटीशन में आ जाए। फ्यूज वायर जिसमें एक पर्टिकुलर करंट के बाद ये मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक कर देती है, वो करंट रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। किस पावर के, I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये वैसे ही T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, सैटेलाइट इन ग्रेविटेशन, ठीक है। यहां करंट रेडियस ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है बेटा, ओके। नेक्स्ट है बेटा सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सेल दिया जाता है जिसकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दी जाती है, उसको ऐसे भी लिख दिया जाता है और इस तरीके से। ये रजिस्टर होती सेल के अंदर है, सेल के अंदर जो आयन मूव करेंगे। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको बैटरी के जस्ट साथ लिख लेते हैं, सो दैट हम सर्किट में इसे देख पाए। बैटरी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो करंट होता है बाहर के सर्किट में वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। बट अगर आप करंट अंदर देखें तो अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है बेटा, ठीक है। अब बाहर जो करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है रजिस्टर में, अंदर जो करता है वो किसकी वजह से करता है, आयंस की वजह से करता है।
फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वैसे भी क्या था, रो एल अपॉन ए, लेंथ बढ़ा दो, दिस विल एक्ट एज लेंथ, लेंथ बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एरिया, रो एल अपॉन ए, एरिया, इफेक्टिव एरिया वो बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम कर दो, इंक्रीज कर दोगे तो मूव करने में डिफिकल्टी होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो मूव आसानी से कर पाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, जब आपको ईएमएफ गिवन हो, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं बेटा, इन दो एंड, क्योंकि ये पूरा एक सेल है, ये आर अंदर है, मैं फिर कह रहा हूं ये आर यहां अंदर है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाहर लिखते हैं, समझे बेटा। तो अगर ये करंट ऐसे जाएगा तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। ओके, अब अगर आप देखें तो V किसके बराबर होगा, जब ये करंट बाहर निकलेगा, किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगा, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, पोटेंशियल इज लेस देन EMF। अगर ये करंट एंटर करेगा तो ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्या होगा, E प्लस आई आर। जब यहां कोई करंट नहीं है, नो लोड कंडीशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, EMF। इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, क्या डिफाइन किया जाता है, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एट नो लोड कंडीशन। ओके, अगर आप इसे एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ लगा देंगे तो ये दोनों सीरीज की तरह काम करेंगे, तो R इक्वलेंट R प्लस R, करंट क्या हो जाएगा, ये बैटरी की तरह काम करेगा, तो E प्लस E डिवाइड बाय R प्लस R। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट यहां से बाहर निकल रहा है तो E माइनस आई आर भी लिख सकते हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आई आर भी होगा, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। इन दोनों को जब आप बराबर पुट करेंगे तभी ये रिजल्ट हमारे पास बनता है। इनको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन बनता है टू राइट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, काफी पॉपुलर है, क्वेश्चन में दिया जाता है कि एट नो लोड कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया तो पोटेंशियल इतना है, तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें क्या कहता है बेटा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट थ्योरम। ये एक हमने वेरिएबल लोड यहां पर लगा दिया बेटा, इस R की वैल्यू हम 0 से कितनी भी लार्ज वैल्यू तक लेकर जा सकते हैं, तो कहता हूं मैक्सिमम पावर अक्रॉस R कब होगी, जब R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर होगी। ओके, क्योंकि पावर कितनी होगी बेटा, ये करंट क्या है, R प्लस R का स्क्वायर इंटू R, तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो R मैक्स कब होगी, मैं पावर मैक्सिमम, जब R के बराबर होगा। बट अगर आप देखें करंट मैक्सिमम इन सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगा, तब सिर्फ इस चीज को मैक्सिमम करना है, ये नहीं होगा हमारे पास, ये सिर्फ क्या होगा, तब होगा जब R 0 हो। और इंटरनेट पे ये चैलेंजेबल है, कई जगह ये लिख रखा है कि पावर मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, भाई पावर में ये एक R ऊपर आ रहा है, इस वजह से जब आप वैल्यू पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बराबर आता है। करंट सिर्फ ये है, इसको मैक्सिमम करने के लिए R को 0 कर दो, हमें तो करंट सर्किट में मैक्सिमाइज करना है, और पावर यहां कहां मैक्सिमम करनी थी, इसमें। अगर वो बोलता कि इसमें मैक्सिमम कर दो पावर लॉस, तो इसको 0 कर दो, करंट मैक्सिमम तो इसमें पावर भी मैक्सिमम, समझ रहे। तो लॉजिकली समझना है, जो ये करंट और पावर दोनों मैक्सिमम होते हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, जो मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मल्टीपल सेल सीरीज में लगे हैं तो R भी सीरीज की तरह ऐड होगा, EMF भी ऐड होगी, करंट हो जाएगा नेट EMF डिवाइड बाय R प्लस R इक्वलेंट। अगर ये सारे सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो NE, ये NR, ये हमारे पास करंट हो जाएगा। इसमें एक रिजल्ट आता है कि अगर आपने N सेल सीरीज में लगा दिए क्लोज लूप में, ये रेक्टेंगुलर लूप भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इज 0। क्यों, क्योंकि करंट क्या आएगा, E बाय R, और वोल्टेज हो जाएगा 0। अगर एक्सटर्नल रजिस्टर यहां कोई नहीं लगा, N आइडेंटिकल सेल आर प्लेस्ड इन अ लूप।
ओके, फिर स्पेशल केस आता है बेटा इसमें, ये आपको याद रखना है, कहता है इफ while connecting n cell in series m cells are connected with wrong polarity then E equivalent कितना आएगा बच्चों, n minus 2m। जितने wrong polarity के साथ जोड़े minus 2m करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये wrong polarity के साथ जोड़ा, ये तो हट ही गया, कहां तो ये प्लस होना था, अब ये क्या हो रहा है, माइनस। माइनस होगा तो एक प्लस वाले को और खा जाएगा, तो अपनी वैल्यू भी गई और साथ में एक को और ले डूबा, तो दो वैल्यूज कम हो गई, बट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए करंट हमारे पास फाइनली ये बन जाएगा। फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहेगा, यहां पर आपको ये ईएमएफ का फॉर्मूला ध्यान से देखना होता है बेटा। इसमें एक बार ये डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा गया है, तो ये 1/R इक्विवेलेंट था, इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट को आप यहां पर ये लिख सकते हैं। दो सेल होंगे तो इन सबको हटा दीजिए पीछे से, इसको एलसीएम ले लीजिए तो बन जाता है E1R2 E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। एन आइडेंटिकल सेल होंगे बेटा, सबसे ज्यादा यूज यही होता है बेटा, तो R इक्विवेलेंट R/N, E इक्विवेलेंट E हो जाएगा। इवन EMI में भी ये कंसेप्ट यूज होता है। ओके, फिर ये मैंने अलर्ट यानी कि स्पेशल केस आपको बताया है। यहां पर मैंने इस एग्जांपल से दो चीजें कवर की हैं। पहली, अगर जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहां देखिए मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं ओके, तब जो पोलैरिटी बैटरी की एक साइड पे है, अगर आपने इस साइड पॉजिटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव है, अगर उस साइड पे ये वाली नेगेटिव है तो एक इस बैटरी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे, ध्यान रखेंगे कोई एक साइड पॉजिटिव तो दूसरी साइड है नेगेटिव लेनी होगी। फिर कहता है जब हमें नो लोड कंडीशन गिवन हो, बाहर कोई रजिस्टर अभी कनेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ ये पूछ लेता है इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। बच्चे केवीएल लगाते रहते हैं, करंट निकालेंगे, फिर यहां वी लिखेंगे, नहीं भाई, जब कोई रजिस्टर है ही नहीं, एट नो लोड कंडीशन V इज इक्वल टू E होता है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, E इक्विवेलेंट। यहां से E इक्विवेलेंट निकालो यहां से, और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, KVL लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर यहां रजिस्टर दिया होगा तो E इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया, यहां करंट निकालो, I इंटू R करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझे? फिर आता है मिक्स ग्रुपिंग। अगर n सेल हमने रो में लगा दिए और वैसी m रोज लगा दिए बेटा, तो क्या होगा, एक रो का क्या हो जाएगा, NENR। कितनी ऐसी रोज हैं बेटा, m रोज हैं। कितनी रोज हैं, m। तो जब आप पैरेलल में लिखोगे तो एक रो में क्या है, NR डिवाइड बाय टोटल m, ये पैरेलल का हो गया। पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या रहता है, सेम, तो हर एक रो का क्या है, NE, तो यहां क्या रहेगा, NE। करंट हो जाएगा E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट बेटा। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ सेल एक रो में n है, टोटल m रो है, तो n इंटू m। अब आता है I एंड P इज मैक्सिमम अक्रॉस R। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास R वेरिएबल नहीं है, R कांस्टेंट है, आपको सेल अरेंज करने, तो R को तो मैं वेरी कर ही नहीं सकता, तो R तो जीरो हो ही नहीं सकता कभी। तो हम अब सेल को रीअरेंज कर रहे हैं बेटा, तो R यहां फिक्स है, तो हम कैसे सेल को अरेंज करें, हम इस तरीके से सेल को अरेंज करेंगे कि R इक्विवेलेंट कैपिटल R के बराबर हो जाए। ओके बेटा, उम्मीद है यहां तक आपको वीडियो क्वेश्चन सभी कंसेप्ट, फॉर्मूला, रिजल्ट समझ में आए होंगे। आपको वीडियो और कंटेंट भी पसंद आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें बेटा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें बेटा, बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की। ठीक है, आप मुझे हमारी सपोर्ट को रिवॉर्ड देंगे तो आपकी जो मेहनत है उसको भी रिवॉर्ड मिलेगा। हमारी मेहनत को रिवॉर्ड दोगे तो आपकी मेहनत को भी पक्का मिलेगा बेटा। इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें, पोटेंशियोमीटर कट गया है तो अब सिर्फ मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर है। मीटर ब्रिज आसान काम है, एक 100 सेंटीमीटर की 1 मीटर लेंथ की वायर होती है, इसका मेजर करते हैं अननोन रजिस्टर, प्रिंसिपल यूज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक लेफ्ट गैप में एक राइट गैप में रजिस्टर लगा लिया जाता है। जनरली
ये अननोन होता है, ये नोन होता है, बट ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का ये जॉकी होता है, जॉकी मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ए से बी की तरफ स्लोली स्लोली स्लाइड करते हैं। जहां ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो हमारे पास ब्रिज बैलेंसिंग की कंडीशन होगी। उस केस में इसकी रेजिस्टेंस बाय इसकी रेजिस्टेंस बाय इसकी सेम हो जाएगी। यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसलिए x बाय आर इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल बन जाता है। वायर इज यूनिफॉर्म सो रीडिंग डू नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ वायर। वायर का रेडियस डबल भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंसिंग कंडीशन सेम रहेगी। इन जनरल जो ये लेंथ दी जाती है ये लेफ्ट हैंड ए से दी जाती है बेटा, अगर कुछ और देगा तो वो मेंशन करेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एंड करेक्शंस आर गिवन, एक या दो क्वेश्चन है जेई मेन में जिसमें ये एंड करेक्शन दी गई हैं बेटा, तो कभी भी ये नीट में भी आ सकता है, जेई में रिपीट भी हो सकता है। तो उस केस में अगर ए पे एंड करेक्शन E1 है, बी पे E2, तो इन लेंथ में आप इन एंड करेक्शन को ऐड कर देंगे और कुछ नहीं है। फिर एक रिजल्ट आता है मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए नल पॉइंट कहां होना चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ कहां होनी चाहिए, वो 50 सेंटीमीटर के पास होनी चाहिए बेटा। ओके, मुझे पता है ये वीडियो मेरी बीच बीच में रुक रही है, जैसे मैंने कहा था पुराना लैपटॉप है, सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, बट हम मेहनत कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी आउटपुट आपके लिए इनसे ले रहे हैं। ओके, बट मैं उम्मीद करता हूं ऑडियो में कोई ग्लिच ना हो, ये तो अब रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा। गैल्वेनोमीटर ये छोटे करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। हम ऑलरेडी मैग्नेटिज्म वाली वीडियो में इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं। ये G और RG इसकी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो कह देगा गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस या फिर इसकी कॉइल की रेजिस्टेंस, दोनों बातें क्या हैं, सेम। IG रिप्रेजेंट करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कि पूरा जब मैक्सिमम करंट आएगा ये जो पूरा घूम जाएगा, जीरो से मैक्सिमम कितना करंट हम ये ले सकते हैं। VG भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वोल्टेज की बेटा, IG इंटू जी। जो डिफ्लेक्शन होती है इसमें वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिज्म में देखा था। फिर आता है एम मीटर। एम मीटर क्या होता है, कनेक्टेड इन सीरीज, जिस सर्किट में हमें करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में लगाते हैं। आइडियल की रेजिस्टेंस 0 होती है। अगर हमें क्वेश्चन में ना दिया जाए कि ये गैल्वेनोमीटर बेस्ड है या फिर नॉन आइडियल एमीटर है, तो हम बाय डिफॉल्ट 0 रेजिस्टेंस लेकर चलते हैं। नॉन आइडियल या गैल्वेनोमीटर बेस्ड दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस काफी स्मॉल होती है बट कंसीडरेबल होती है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर सबको मालूम है। एक शंट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस नोन एज शंट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो जब हमने इस एमीटर को कन्वर्ट किया मैक्सिमम करंट मेजर करने के लिए आई, जब सर्किट से करंट आई आएगा तो जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए थी बेटा, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जाएगा, तो बाकी करंट इसमें से जाएगा। पैरेलल में है तो ये दोनों बराबर कर दिए बेटा हमने, और हमारे पास शंट की फॉर्मूला आ गया, वैल्यू आ गई। एन क्या है, कन्वर्जन फैक्टर, कि पहले जब गैल्वेनोमीटर था इतना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता था, एमीटर मैक्सिमम इतना करंट मेजर कर सकता है, तो इन दोनों की रेशो कन्वर्जन है, तो आप डायरेक्ट भी शंट की वैल्यू लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में एमीटर की रेजिस्टेंस पूछी जाती है बेटा, तो वो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या कहता है बेटा, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, नॉन आइडियल की लार्ज रेजिस्टेंस होती है। गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे, तो ये अब टोटल पोटेंशियल कितना मेजर करेगा बेटा, IG, क्योंकि इसके कोरोस्पोंडिंग डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, G प्लस R, तो रेजिस्टेंस टोटल इतनी है, तो अब ये मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मेजर कर सकता है, इतनी। जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो यहां पर R की वैल्यू क्या आ जाएगी, शंट की तरह। शंट छोटा था तो n-1 से डिवाइड कर दिया, R बड़ा है तो n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और n क्या है, जो वोल्ट मीटर मेजर कर सकता है, डिवाइड बाय जो गैल्वेनोमीटर मेजर है कर सकता था। फिर आता है RC सर्किट। बच्चे कहते हैं सर RC सर्किट सिलेबस से कट गया है, मैं एग्री करता हूं इस बात से, बट मैं ये कहता हूं कि रजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आप टाइम वेरिएबल कॉन्सेप्ट नहीं करना चाहते, रहने दें, बट इसके जो स्पेशल केस हैं
कि जब t इन्फिनिटी होगा तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा। इवन एसी में भी ये क्वेश्चन आता है कि फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर तीनों लगा देता है वो। हमने एसी की वन शॉट में भी वो क्वेश्चन, जेईई मेन पीवाईक्यू में भी वो क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। ठीक है, पुराना क्वेश्चन था फिर भी इंक्लूड किया था, नीट में भी वो पूछा जा चुका है। तो आरसी सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे कि क्वेश्चन नहीं आ सकता। ग्रोथ के लिए अगर आप देखें बेटा, जब आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, T0 पे स्विच क्लोज करेंगे, तो ये चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। क्यू क्या होता है बेटा, स्टेडी स्टेट करंट, मैक्सिमम चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज और मैक्सिमम चार्ज। ये क्या होता है सीवी। वी क्या होगा, मैंने इसके लिए एग्जांपल भी ली है क्योंकि कई बार बच्चे वी लिखने में गलती करते हैं। ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल लेना होता है। टाउ होता है आरसी। अब ये टाउ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर में इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कि आर इंटू सी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अगर आपको याद होगा कि ये टाइम कांस्टेंट है तो आप झट से लिख देंगे कि ये सेकंड है और डायमेंशनल फॉर्मूला टी हो जाएगा। और इसकी खास बात क्या है कि ये वो टाइम है जिसमें चार्ज जो है वो 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज ग्रो कर जाता है, 0 से 63% ग्रो कर जाता है। स्पेशल केस 1 बेटा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे T0 पे चार्ज 0 होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां कैपेसिटर के क्रॉस 0। ये सारा पोटेंशियल किसके क्रॉस ड्रॉप होगा, रेजिस्टर के क्रॉस। तो करंट आ जाएगा V/R। ओके, कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। ओके, स्पेशल केस 2, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लास्ट केस है बट वेरी इंपॉर्टेंट। इन स्टेडी स्टेट एट t इक्वल टू इंफिनिटी in the questions which and time are not given then consider steady state। जब आपको सिंपल R और C सर्किट में लगाकर दे दिए, कुछ नहीं कहा RC के बारे में, कुछ नहीं कहा कब स्विच क्लोज हुई, तब आपको स्टेडी स्टेट लेना है। स्टेडी स्टेट में चार्ज जो है वो फुली, कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है और अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा, इट एक्ट एज ओपन सर्किट। अगर यहां करंट 0 है तो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, सारा ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस आएगा, कैपेसिटर, तो चार्ज हो जाएगा CV। कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे मजबूरन इसके ऊपर क्वेश्चन लेना पड़ा। मैंने बाकी सिर्फ थ्योरी बताई है बट इसके ऊपर क्वेश्चन लेना पड़ा। क्यों, अगर मैं ऐसे 2 रजिस्टर लगा दूं, ये कैपेसिटर, इसको क्लोज कर दूं, स्टेडी स्टेट में बात करूं, तो स्टेडी स्टेट में बेटा दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। देखिए, दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो जो भी करंट आएगा वो सारा ऐसे जाएगा, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, करंट क्या हो जाएगा, V/3R। करंट आ गया V/3R, इसके क्रॉस ड्रॉप 2V/3, I इंटू R कर दीजिए बेटा, इसके क्रॉस V/3। तो ये जो पोटेंशियल है यही ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, इस वजह से चार्ज क्या होगा, CV/3। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि V कौन सा लेना है, V इस कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस लेना है बेटा। ओके, ऐसे ही डिके ऑफ चार्ज में भी मैंने लास्ट में एग्जांपल ली है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बच्चे उसमें नंबर गवा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इनिशियली एक कैपेसिटर चार्ज था, फुली चार्ज, हमने रेजिस्टर के क्रॉस लगा दिया, बैटरी हटा दी, तो ये धीरे धीरे इसको करंट देगा और अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। तो जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये टाउ फिर से टाइम कांस्टेंट है, यहां क्यू मैक्सिमम चार्ज इनिशियल था। एक टाइम कांस्टेंट के बाद यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, 1/E की वैल्यू होती है 0.37। ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आ सकती है, चार्जिंग में भी काम आई थी। जब आप यहां पर T टाउ पुट करेंगे तो ये चार्जिंग में 63% बढ़ा था, इसमें 63% कम हो जाएगा बेटा। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये चार्ज 0 हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, सारी एनर्जी कैपेसिटर की लॉस हो जाएगी। और ये लॉस कहां होगी, रेजिस्टर के क्रॉस हीट की फॉर्म में होगी।
इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन लिया है, एक बहुत ही सिंपल पॉपुलर क्वेश्चन, कि अगर ये एक कैपेसिटर है, दो रजिस्टर लगे, एक लगा होगा तो सारी एनर्जी उसके क्रॉस जाएगी, दो लगे हैं तो टोटल लॉस कितना होगा, जितनी इसकी एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर। अब ये दोनों का जो लॉस है वो किसके क्रॉस होगा बेटा, इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस। हर एक पॉइंट पे करंट क्या जाएगा दोनों में से, सेम। तो जो हीट लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, रजिस्टर के। टोटल हीट लॉस कितनी है, जितनी कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी थी, और हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों की रेजिस्टेंस के। तो ये रेशो आ गई 1:2। तो हीट लॉस कितनी आ गई बेटा, एक के क्रॉस 10 और दूसरे के क्रॉस है 20। इसके साथ ही हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट, फॉर्मूला, रिजल्ट आपके दिमाग और दिल तक पहुंचे होंगे, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और अब आप बिंदास जेई के, नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी और जगह से कर रहे हैं, बुक मॉड्यूल से, वहां से कर सकते हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ये मैं मान रहा हूं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।